नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कुछ पूर्व बैंक कर्मचारी उन्होंने उनसे मुलाकात की बातों का उल्लेख किया है। एक्स पर एक वीडियो भी उन्होंने साझा किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बैंक के कुछ कर्मचारियों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के भाई भतीजावाद और नियामक कुप्रबंधन ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैंकों द्वारा कॉरपोरेट जगत के 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किए जाने का मुद्दा एक बार फिर से उठाते हुए कहा कि इसका खामियाजा बैंक के छोटे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि नियामक कुप्रबंधन के साथ साथ भाई भतीजावाद ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को भी संकट में डाल दिया है। इसके परिणाम स्वरूप जूनियर कर्मचारियों को रोजगार गंवाने से लेकर तनाव तथा विषाक्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने एक निजी बैंक से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से संसद भवन में हुई मुलाकात में इस चर्चाओं का हवाला दिया और एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर इसमें आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने अपने अरबपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और उनकी कहानियों में एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया है। कार्यस्थल पर उत्पीड़न, जबरन स्थानांतरण, एनपीए उल्लंघनकर्ताओं को अनैतिक ऋण देने का खुलासा करने के लिए प्रतिशोध और उचित प्रक्रिया के बिना बर्खास्तगी। 2 दुखद मामलों में इसकी वजह से आत्महत्या हो गई। नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। यह अत्यंत चिंता का विषय है जो देश भर के हजारों ईमानदार कामकाजी पेशेवरों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन कामकाजी वर्ग के पेशेवरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने और कार्यस्थल पर इस तरह के उत्पीड़न और शोषण को समाप्त करने के लिए इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाएगी। तो बैंकिंग व्यवस्था पर यह पूरा प्रकरण अपने आप में सवाल खड़ा करता है। क्या कुप्रबंधन ने बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाल दिया है? क्या भाई भतीजावाद और कुप्रबंधन ने बैंक को ऐसी परेशानियों में फंसा दिया है कि वहां से आगे की राह काफी मुश्किल होने वाली है? बैंकिंग सिस्टम को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। अरबपति दोस्तों के 16 लाख करोड़ माफ किए गए, ऐसा राहुल गांधी का दावा है। मोदी सरकार ने क्या अरबपति दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए? यह भी सवाल है। राहुल गांधी से बैंक के कुछ पूर्व कर्मचारी मिलने आए थे। निजी बैंक से यह ताल्लुक रखते थे और 782 पूर्व कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने यह मुलाकात की है और पूर्व कर्मचारियों ने उनसे मिलकर कार्यस्थल पर उत्पीड़न का और उनके साथ किए गए बर्ताव, व्यवहार और दबाव का जिक्र किया है। तो राहुल से बैंक के पूर्व कर्मचारी मिले हैं और 782 पूर्व कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए आया और जब इस प्रतिनिधिमंडल ने उनसे बातचीत की और अपने दर्द को बयां किया, तब राहुल गांधी को भी यह मानना पड़ा कि आखिर किस घनघोर संकट में बैंक मौजूदा हालात में गुजर रहा है और उसके कर्मचारी जो घनघोर उत्पीड़न, मानसिक दबाव, तनाव का सामना करते हुए निकाल दिए गए। कुछ लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। इससे उनका मन भी काफ़ी व्यथित रहा। तो ऐसे में बैंकिंग व्यवस्था पर यह जो सवाल उठ रहे हैं और क्या अरबपति दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ किए गए हैं, ऐसा उनका दावा है, यह अपने आप में जांच का विषय है। लेकिन चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता रतन तिवारी साहब, वहीं बतौर अर्थशास्त्री हमारे साथ आर के आर्य साहब भी
जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ। अब देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, सरकार से सवाल पूछने का भी अधिकार उन्हें प्राप्त है, लेकिन एक दिलचस्प घटना होती है जाटव साहब कि एक समूह, एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व बैंक कर्मचारियों का उनसे मिलता है, अपनी पीड़ा को बयां करता है और बैंक में, खासकर निजी क्षेत्र के बैंक के कर्मचारी थे जिन्होंने मुलाकात की, वहां पर किस दबाव और किस घनघोर विपत्ति रूप माहौल में उन्हें काम करना पड़ा। उन्होंने तो अपनी नौकरी भी खो दी, कुछ लोगों की जान भी चली गई। ये सारा प्रकरण सामने आया है। इशारा एक और किया गया है बिल्कुल साफ कि बैंकिंग सिस्टम और उसके प्रणाली पर भरपूर प्रेशर है, खतरा है, एनपीए राइट ऑफ करने का दबाव है और ऐसे में यह पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम जिसको कहा जा रहा है, वह एक खास समूह के लिए काम करता है। इस ओर इशारा है और ऐसा राहुल गांधी साहब के बातों से यह दावा समझ में सामने आता है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि यह जो ग्रुप मिला है, इसने अपनी बेबसी लाचारगी दिखाई और बताई है, उसके बारे में आप कितना संवेदनशील है? आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं जाटव साहब? देखिए, 2014 से पहले जी जिस तरीके से कांग्रेस ने देश की बैंकिंग व्यवस्था को ठप किया था, लूटा था और अपने चहेतों को बांटा था, वो जग जाएगा। वो तमाम केसेस चले भी, रिकवरी भी हुई और वो लोग जिन्होंने उनसे लाभ लिया, चाहे आप मेहुल चोकसी को देख लें, चाहे विजय माल्या को देख लें, इन्होंने पैसा लिया और राहुल गांधी ने उस पैसे को चुकाने के लिए उनको दूसरा लोन दिया। मतलब पहले आपने एक लोन लिया, वो चुका नहीं पा रहे हैं, बैंक की स्थिति खराब हो रही है, बैंक ने प्रेशर बनाया तो उन्होंने उसी बैंक से दूसरा लोन उन्हीं को दिला दिया कि ये लोन ले लो, उसके बाद में तुम अपना उसको चुकता करो। इस तरीके से जो इन्होंने उस दौर में, जिस वक्त कांग्रेस का जो है ना इंडिया इसका यूपीए का जो है ना सेकंड काल चल रहा था, इन्होंने किस कदर जो है ना हालत पैदा किए और भ्रष्टाचार के तमाम मुकाम। अरे आपने किस तरीके से लूटा देश को, देश की संपत्ति को, बैंकों को, इस जग जाहिर है। उस वक्त में जो पैसा आपने दिया, वो लोग भाग गए, देश छोड़ करके भाग गए। आज विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ऐसे लोग जो देश छोड़ करके भागे हैं, वो आपके कारण से भागे हैं। हम तो उन्हें सजा देने की तैयारी में थे, मगर ये सब लोग अपना यहाँ से छोड़ करके भागे, इतना पैसा लेकर के भागे, गबन किया। और गबन में सबसे बड़ा हाथ जो था वो आपका था, राहुल गांधी जी। जिस तरीके से आज उन लोगों को बैठा करके जिन्होंने अनियमितताएं की, जिसका खामियाजा उनको झेलना पड़ रहा है, उनको बर्खास्त किया गया है, ऐसे लोगों को बैठा करके और देश की रणनीति और एनपीए की बात कर रहे हैं। आपने तो देश को दुर्भाग्यपूर्ण कर दिया था। तमाम बैंक उस वक्त दिवालिये की स्थिति में थे। तो बैंकों के नहीं, वो तो खैर वो जो नहीं जाटव साहब आप जो बात बोल रहे हैं, जाटव साहब आप जो बात बोल रहे हैं, उस फेरिस्त में तो बहुत लोग हैं। माल्या साहब हैं, नीरव मोदी हैं, ये सारे लोग चले गए बाहर और उसके बाद तो अब क्या ही कर सकता है कोई। वो हमारी सिस्टम और पूरे वर्ल्ड के सिस्टम से प्रत्यर्पण की नीति, वो सारी चीज़ें अलग चली जाएंगी। आप ये क्या करें? ये जो बैंक के कर्मचारी जो अब बैंक में काम नहीं करते हैं, ये उस दौर के हैं? कौन है ये? क्या ये मिल करके जानबूझकर इकट्ठा किए गए हैं? इनके जो अपनी स्थिति है उसको आप कैसे देख रहे हैं? उस दौर के बैंक वाले हैं या कब के हैं ये? आप क्या देखते हैं? जो उस वक्त के बैंक वाले हैं, उस वक्त में इन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी के इशारे पर काम किया, वो लोग अनियमितताएं उन्होंने की बैंकिंग में और वो लोग जो है ना सस्पेंड हुए। उसको जो है ना अभी वो अंडर वो है, क्या नाम, ऑब्जर्वेशन में। उनको आगे आने वाले समय में हो सकता है इसका जो है ना दंड भुगतना भी पड़ेगा। अभी वो मामले खत्म नहीं हुए, संभवतः ये तो बर्खास्त कर दिए गए हैं। हाँ नहीं, ठीक है, वो तो खैर अपने आप पे बात है। तिवारी साहब देखिए, अब साफ तौर पर जाटव साहब कह रहे हैं कि ये पुराने पाप का कीमत और हर्जाना चुकाने वाले लोग हैं। अब आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? बहुत बड़ा संख्या है इनकी, 782। एक समूह मिलने के लिए आया, उसने अपनी बातों को रखा, राहुल गांधी साहब ने एंटरटेन किया उनकी बातों को, आगे उनके लिए लड़ाई लड़ने की भी बात कर रहे हैं। ऐसे में ये किस दौर के हैं, कब के हैं? क्या प्रतिशोध या फिर किसी अन्य भावना के तहत तो
नहीं उनके ऊपर कार्रवाई की गई, या वाकई में फाइलें खुली, कुछ गड़बड़ी थी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया? आपका भी ओपनिंग कमेंट तिवारी साहब। सबसे पहले गुड़ी पाड़वा की और माँ दुर्गा की का दिन चल रहा है, नवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी आपको भी तिवारी साहब। देखिए, जाटव साहब ने इतना लंबा झूठ बोला, इतने भर्राटेदार और दबंगई से बोल दिया कि दर्शक भी सुनते होंगे तो वो मुस्कुराते होंगे। अरे आप ही लोग थे ना जो विजय माल्या को राज्यसभा बना रहे थे, चंद्रा को बना रहे थे, आप ही लोग हुए ना जो नीरव मोदी। अरे आपने दिया था। अरे सुन लीजिए, एक मिनट जाटव साहब एक बार सुन लीजिए, फिर आपके पास उम्र का थोड़ा लिहाज करिए। काय के लिए मेरे से मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं आपको शांति से सुन रहा था। सुनिए, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने दे दिया सब, कांग्रेस पार्टी ने सब दे दिया। अरे चौकीदार जो 56 इंच का सीना लेके चौकीदारी करने निकला था, वो चौकीदारी में ही लोग भाग गए। क्यों भाग गए? किसने भगा दिया? किसकी सरकार थी वो भी बताइए देश की जनता को। कांग्रेस पार्टी ने इस किसानों के लिए काम किया, इस देश की युवाओं के लिए काम किया है, और कांग्रेस पार्टी ने 2014 के पहले जो करके दिखा दिया वो आज तक आप लोग नहीं कर पाए। और आप लोग सिर्फ नाम बदलने में और 300-500 साल पुराने अकबर और औरंगजेब की कब्र को ढूंढने में लगे हैं। आज देश कहां से कहां पहुंच रहा है, आज अमेरिका कहां पहुंच रही है, चीन कहां पहुंच रहा है, भारत 500 साल पुराने अकबर के कब्र को खोद रहा है। ये चल रहा है आज देश में। आज आप बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई। अरे अर्थव्यवस्था आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप बताइए, सबसे ज्यादा लोन अगर किसी ने लिया है इस देश पे, सबसे ज्यादा कर्ज का बोझ अगर किसी ने डाला है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला है। ये भी सच्चाई है। और दूसरी बात मैं कह दूं कि अगर बैंक के पूर्व कर्मचारी या शिष्टमंडल अगर राहुल जी से मिलने आया है तो उनको उम्मीद है, राहुल गांधी जी से उन्हें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से, कि कांग्रेस पार्टी हमारी लड़ाई लड़ेगी। वो सरकार के पास क्यों नहीं गया बताइए ना। अगर हमें कोई तकलीफ है तो हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार का दरवाजा खटखटाते हैं कि हमें न्याय दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार आंख में पट्टी बांधी हुई है और चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, उनके कर्जे माफ कर रही है, उनके लिए बड़े बड़े ठेके दे रही है, एयरपोर्ट दे रही है, पोर्ट दे रही है, सारे के सारे जो सरकारी खजाने हैं वो लुटा रही है। ये सच्चाई है। और ये जाटव साहब के झूठ बोलने से कुछ होने वाले, देश के दर्शक समझदार हैं और समझ रहे हैं सब। ठीक है, अर्थशास्त्री आर्य साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्य साहब, सिंपल स्ट्रेट स्पष्ट सवाल आपसे है, क्या पहले की दशा और आज के दशा में बैंकों के नियमावली, कार्यप्रणाली, इन सारी चीज़ों में कुछ अलगाव या बदलाव है क्या बैंक्स आज की स्थिति में किसी दबाव में हैं? क्या स्वतंत्रता, स्वायत्ता जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, यस को यस और नो को नो कहने में, क्या उसमें थोड़ा सा उन्हें एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ जो भी आप समझे उन्हें करना पड़ रहा है? और क्या ऐसे में फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक हैं? बैंकिंग की फाइनेंशियल कंडीशन जो है आर्टिफिशियली ठीक है, क्योंकि 16 लाख करोड़ जो माफ किए हैं वो 13% बैठते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का। जी। इतना पैसा कभी भी पहले माफ नहीं हुआ है, कोई ना कोई तरीका रहता है। ये इसलिए किया गया कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनकी जो खामियां थी उसको छिपाने के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिमूव कर दिया गया वहां से, बैलेंस शीट से, ताकि उनका प्रॉफिट स्पष्ट आ जाए। जब उनका प्रॉफिट स्पष्ट आ जाता है तो जो माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको लोन लेने में दिक्कत नहीं आती। और सरकार ने जो है मुद्रा लोन भी बहुत ही व्यापक व्यवस्था से चलाया हुआ है, जिसके कारण से लोन आप जाइए और ले लीजिए, विमेन को भी लोन मिलता है और सबको। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे उनकी तरफ बिजनेस शिफ्ट हो गया। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक पहला बैंक था IC&ICI बैंक, वो खतरे में चला गया, जिसके कारण से उनके एम्प्लॉइज को थोड़ा बहुत एलिगेशन कर थोड़ी बहुत एक्यूजेशन कर उनको निकाला जा रहा है। ये हरेसमेंट का केस है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो पिछले दिनों में IC&ICI बैंक की घटी है और यहाँ से जो मार्केट से पैसा निकाल लिया गया है उसकी वजह से इस प्रेशर में है IC&ICI बैंक। और क्योंकि वेज का हिस्सा 40% होता है ये आपके टोटल खर्चे के अंदर, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने एम्प्लॉइज को करना शुरू किया है। एम्प्लॉइज की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और एम्प्लॉइज जो है उस दौरान में ये हिस्सा थे भी नहीं, ये नए एम्प्लॉइज हैं। किसकी ज्वाइनिंग 2020 की है, किसी की 2022 की है।
ये केवल पब्लिक सेक्टर बैंक को उत्तेजित करने के लिए कि तुम तो अपना बिजनेस करते रहो, और उस तरफ जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कंपटीशन में काम करते हैं उनकी हालत खराब होती है। सबसे पहले IC&ICI बैंक की हालत खराब हुई है, यस बैंक की हालत खराब हुई है, इंडसइंड बैंक की हालत खराब हुई है। ये जो 6 बड़े बड़े पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं इनमें भी कंपटीशन है। तो IC&ICI बैंक क्योंकि बड़ा बैंक है, इसके स्टाफ बहुत ज्यादा है, इसके कारण से आर्य साहब, हाउ डिफिकल्ट एंड अलार्मिंग इज दिस सिचुएशन, खासकर जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स की हालत महाराष्ट्र में देख रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज थी जो आई तो बहुत अरमान से थी इस देश में कि हम आगे कारोबार बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी एग्जिट का गेट उन्हें देखना पड़ा। क्या इस तरह की स्थितियां यदि पनप रही हैं या मौजूद हैं तो क्या ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन पर गाज गिर सकती है, और क्या आगे का रास्ता इनके लिए मुश्किल हो सकता है? देखिए, जो बिजनेस स्लो डाउन है वो भी तो देखिएगा ना। जो ग्रोथ रेट है वो 6.4 से 5.2% जो गिरा है 3 महीने के अंदर, उसका भी असर इसके ऊपर आना था इकोनॉमिक स्लो डाउन का। इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो गवर्नमेंट की खामियों की वजह से है, क्योंकि सरकार ने हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है सरकार, तो जो पहले 6 महीने थे उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया। उसके अंदर अभी भी 2 लाख करोड़ बच जा रहा है। 11 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ जो है अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है क्योंकि कॉरपोरेट जगत का जब से इन्होंने टैक्स को लोअर किया है 30% से 22% किया है, और नई कंपनीज का 15% किया है, उसके कारण से भी नहीं हो रहा। क्योंकि जो डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, डिमांड स्लो डाउन है। इकोनॉमी के अंदर जब डिमांड स्लो डाउन होता है तो बैंकिंग के जो लोन है वो भी नहीं जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो गड़बड़ हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर की हालत आने वाले दिनों में और खराब होगी, बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक की। और पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नमेंट चाह रही है कि ठीक चलते रहें, क्योंकि जो राइट ऑफ लोन होते हैं वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक के ही होते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके करीब 2.5 लाख करोड़ थे, वो रिकवर धीरे धीरे कर रहे थे। इनके 17-18 लाख करोड़ थे, वो ज्यादा थे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही वो दे दिया है, बहुत छूट दे दी, और जिसकी वजह से कंपटीशन में प्राइवेट सेक्टर बैंक की हालत खराब हो रही है, ये उसका परिणाम है। ठीक है आर्य साहब, आपने काफ़ी विस्तार से इन तमाम टेक्निकल चीज़ों को बताया, समझाया है। अब रुख जाटव साहब आपका ही कर लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जाटव साहब जो हमें लगता है चीज़ें होती है जिनमें कम से कम राजनीति ना होनी चाहिए या ना के बराबर होनी चाहिए। बैंक्स इस देश की इकोनॉमी की एक बहुत ताकतवर चीज़ है, और उसके साथ किसी भी तरह का एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ देश की वित्तीय हालातों के लिए संकट खड़ा कर सकता है। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें थी, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ये जो लोग मिले हैं ये 2020 के बाद के अपॉइंटमेंट के आसपास के लोग हैं, तो इसमें पुरानी चैप्टर जिसको और आप इशारा कर रहे थे वो तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरा जाटव साहब, आपको नहीं लगता है, एकदम बिल्कुल विनम्रता से, सरकार किसी की भी हो, हालात सुधरने चाहिए जाटव साहब, जो भी हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक कॉमन आदमी अपने घर में थाली में खाना जिसमें उसको तमाम पोषक तत्व हैं मिले, आगे की सिक्योरिटी हो, सरकार किसी की भी हो। क्या ये संजीदा मामला नहीं है? और ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी होती है, क्या इनके साथ बैठकर, इतना भी रॉकेट साइंस तो नहीं है, इन्हें सुलझा लिया जाए? कहीं ना कहीं इशारा है तमाम प्राइवेट बैंक्स का एग्जिट गेट की तरफ दबाव बनाने के लिए। क्या इस तरह से हम विकास की राह देखेंगे जाटव साहब? देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे जो शास्त्री हैं बैंकिंग के ऊपर इन्होंने जो दिया कि बहुत बुरी स्थिति है। देखो, दुनिया में इस वक्त में एक डाउन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उसके बावजूद हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। और रही बात जिस तरीके से छोटे लोन, हम पहले क्या बड़े लोन जिस तरीके से दिया करते थे, जो छोटे लोन है मुद्रा के लोन की व्यवस्था के अंतर्गत 100% वापस लौट करके आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, उसके ऊपर जो है ना लोगों को लाभ भी मिल रहा है और उसका रिटर्न भी बहुत बेहतर है। इसलिए ये नहीं कहना होगा कि जो छोटे लोन है वो वहाँ पर किसी प्रकार की बेईमानियां हो रही हैं। और दूसरा, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमने देखो पिछले 10 वर्ष में जो हमारे जो 11 बजट अभी तक आए, सब बेहतर और प्रॉफिट में ही रहे हैं हम।
2014 के बाद में बैंकिंग की स्थिति बहुत खराब थी। नहीं, क्या प्राइवेट बैंक्स को बचाया जाएगा या उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा जाटव साहब? क्या सरकार कुछ करेगी इसके लिए? क्या दोबारा बोलें? क्या प्राइवेट बैंक्स को बचाने के लिए सरकार कोशिश करेगी या फिर इन्हें अपने हालत पर छोड़ के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? कहीं कोई बैंक कहीं बाहर नहीं जा रहा, सभी बैंक इस देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई बैंक नहीं जाएगा। अरे उस वक्त में हमने बैंकों को दिवालिया नहीं होने दिया, आज की तो क्या ठीक है जाटव साहब, नहीं ठीक है, 2014-15 में कोई बैंक दिवालिया नहीं होने दिया, जबकि बैंक दिवालिया नहीं ठीक है, सकारात्मक पहलू भी होना चाहिए और पहल होना चाहिए। नहीं, समय का थोड़ा भाव है, सबसे थोड़ा बात कर लेते हैं। तिवारी साहब देखिए, अब जिस हिसाब से अलार्मिंग स्टेट है, एटलीस्ट कथन के अनुसार आर्य साहब का प्राइवेट बैंक्स के लिए, वो तो अपने आप में चिंता का विषय, और बतौर विपक्ष इसे आप कैसे आगे बढ़ाइएगा? देखिए, हमारे अर्थशास्त्री जी ने जो कहा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आईना दिखाने का काम किया कि आप झूठ मत परोसिए, सच्चाई में रहिए। और विपक्ष हमेशा से, जब हम सत्ता में रहे और आज विपक्ष की भूमिका में, लगातार हमने किसानों के लिए काम किया। किसानों के 72,000 करोड़ रुपए माफ करने का अगर कोई काम किया तो कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार ने किया। और आज भी हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए हम सरकार को लगातार चेता रहे हैं। आप जब कोविड देख रहे थे, कोविड में भी हमने, राहुल गांधी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चिताया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे और उसी गलत नीतियों से कोविड फैला और लाखों लोग मर गए। आज देश में लाखों लोग क्रेडिट कार्ड लेके आज वो ईएमआई नहीं भर पा रहे, उसके पैसे नहीं भर पा रहे, छोटे छोटे लोन ले रहे हैं लेकिन पैसे नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन इन छोटे छोटे लोगों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार अपने उद्योगपति मित्रों का ही कर्ज माफ कर रही है। तो सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था पे ध्यान दे, इस देश की युवाओं के ऊपर ध्यान दे, इस देश में जो महंगाई आसमान पे चली जा रही है उस पे कंट्रोल तो करे। क्या इस वाले प्रकरण को आप आगे भी चेस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जी, आप देखिए ना, राहुल गांधी जी लगातार सदन में सरकार को बता रहे हैं, सरकार को सुझाव दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात को ही नहीं मान रही है। उनको ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी चौथी फेल नहीं है। हाँ। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान इंसान है। अगर उनकी बात को अगर ये समझेंगे, उनकी बात को मानेंगे, शायद भारतीय जनता पार्टी देश के लिए अच्छा कर पाएगी। ठीक है आर्य साहब, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे। कैन गवर्नमेंट इंटरवीन, और इसके इंटरवेंशन से, सकारात्मक इंटरवेंशन से एक प्लानिंग के तहत चीज़ों को काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है? इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यदि कुछ कर सकती है तो? नहीं, यदि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माफ नहीं किए जाते तो ये बड़ा केयरफुली चलते। हाँ। अब ये जो है अपनी मर्जी से छोटे बड़ी इंडस्ट्रीज को दिए जा रहे हैं। वही इंडस्ट्री जगत में वही इंडस्ट्रीज रहेंगी जिनको प्राइवेट सेक्टर बैंक भी अप्रोच करते हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक भी। अब क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैलेंस शीट से हट गए हैं, तो वो जरूरी बात है कि उनको कोई चिंता भी नहीं रही। अब उनको ट्रांसफर का भी कोई डर नहीं रहा, उनको जेल का भी कोई डर नहीं रहा। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक की कुछ दिनों तक हालत खराब हो गई। गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक मिनट जाटव साहब, प्लीज। बैलेंस शीट से हटाने का मतलब ये नहीं कि उस पर रिकवरी नहीं होगी और प्रक्रिया नहीं होगी। इसको दूसरे खाते में रख दिया गया ताकि जो है बैंक की स्ट्रक्चर ठीक बना रहा है। तो कौन सा वह खाता है? पैसा मारा है उनसे पैसा रिकवर भी किया जाएगा, और किन कारणों से और किसने मरवाया उसको भी उसकी तो कौन सा वह खाता है जाटव साहब, कब रिकवर होगा? करना नहीं है कुणाल जी। एनपीए को इससे दूसरे चैप्टर पर डाल देने का मतलब है एनपीए माफ करना नहीं है। वो पैसा जो है वो रिकवर किया भी जा रहा है। तो कब होंगे जाटव साहब ने? ठीक है, आप कह रहे हैं वो जाटव साहब कौन सा वह खाता है और कब रिकवर होंगे पैसे? क्यों आप देखो ना, विजय माल्या के ऊपर किसी दिन आप वो कह रहे हैं विजय माल्या का सारा पैसा रिकवर कर लिया गया, भूषण स्टील का पैसा रिकवर किया, राजीव टोर के। सर, बात विजय माल्या और नीरव मोदी से आगे आ चुकी है। सर, बात विजय माल्या नीरव मोदी से आगे आके आज एक कॉमन मैन तक टिकी हुई है, जिसके जाटव साहब, जिसके खाते चाहे सरकारी बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में हो, लेकिन उस आम आदमी के पैसे और उसी पैसों से बना हुआ खाता है। कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आम आदमी के मन में भी तो यह चिंता होने ही लगा है ना। बहुत शुक्रिया, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया और इस चर्चा में आप शामिल हुए। बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल, और क्या यह सवाल इस ओर इशारा कर रहा है कि प्राइवेट बैंक्स की हालत इस देश में खराब होने वाली है? क्या कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जा रहा है या गया है जिसके चलते
जो एनपीएज हैं उन्हें राइट ऑफ करके सरकारी बैंकों को तो नुकसान से निकाल लिया जाएगा, ऑन पेपर्स दिखाया जाएगा, लेकिन प्राइवेट बैंक्स क्या इस बोझ को सह पाएंगे? और आगे सरकार की पूरी नीति इन बैंक्स को, इनके सर्वाइवल के लिए, रिवाइवल के लिए क्या होगी, ये अभी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग के खाते इन बैंक्स में भी है, वह भी इस देश के नागरिक हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।